हेलो, गुड मॉर्निंग, नमस्ते, सत श्री अकाल, प्रणाम ऑल दी एस्पिरेंट, वेलकम बैक इन माय यूट्यूब चैनल। और ये हमारा मार्च 2024 का करंट अफेयर है। इससे पहले हम फरवरी का करंट अफेयर देख चुके हैं और उसके बाद हमारा जून से दिसंबर तक का जो 2023 का करंट अफेयर है उसको भी हमारे पार्ट 1, पार्ट 2 वीडियो एंड नवंबर और दिसंबर की सेपरेट वीडियो हैं जो कंपाइलेशन हो जाता है आपका जून से लेके दिसंबर 2023 के करंट अफेयर का। उसके बाद आपका जनवरी, फरवरी एंड मार्च का अलग अलग सेपरेट वीडियो आपको अपने यूट्यूब चैनल पे मिलेंगी। ओके, सो और मैं आपको बता दूं इसमें हमारा मॉडर्न स्पेक्ट्रम का भी एक जिसके पार्ट 4 आ चुके हैं और आप देखेंगे जाके कि उसमें हमने किस तरीके से जो PYQ हैं 2013 से लेके 2023 तक के उनको डिटेल एनालिसिस किया है और कोशिश की है कि इन फ्यूचर अगर आपका क्वेश्चंस बनेगा तो उसको भी आप जाके सॉल्व कर ले। ओके, तो चलिए ज्यादा देरी ना करते हुए हम सीधे आते हैं 1 से 2 मार्च को क्या इंपोर्टेंट न्यूज रही उनको देखेंगे हम। इंडियन लिपोर्ट्स की बात करते हैं जिसका साइंटिफिक नेम है पैंथ्रापॉडस फस्का। इसको IUCN में वनरेबल में रखा गया है, साइट्स में अपेंडिक्स फर्स्ट में है और वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन एक्ट 1972 में ये शेड्यूल फर्स्ट में है। अच्छा, ये हमें मिलेगा क्या इंडियन लिपोर्ट्स? ये मिलेगा हमें इंडिया, नेपाल, भूटान, पाकिस्तान और एक्सक्लूडिंग जो जैसे मैंग्रोव फॉरेस्ट होते हैं, डेजर्ट होते हैं, उन चीजों को एक्सक्लूड करके ये हमें मिल जाएगा इंडिया, नेपाल, भूटान एंड पाकिस्तान में। नेचर की बात करें तो ये सॉलिटरी एंड नॉक्चुरनल है। एंड स्किल्स की बात करें तो देखिए ये क्लिम्बर्स एंड रेस्ट ऑन द ब्रांच ऑफ द ट्री, यानी कि ये पेड़ की शाखा पर भी चढ़ जाता है। उसके बाद अब हम कुछ स्टेट की बात करते हैं जहाँ पे हाईएस्ट पॉपुलेशन है इंडियन लिपोर्ट्स की, तो बात करते हैं मध्य प्रदेश, महाराष्ट्र, कर्नाटका एंड तमिलनाडु। ये अभी हम इनको डिजिट वाइड भी देख लेंगे। और टाइगर रिजर्व की बात करेंगे विद द हाईएस्ट पॉपुलेशन जो है इंडियन लिपोर्ट्स की, वो मिलेगी आपको नागार्जुनम, श्रीसैलम एंड देन पन्ना और सतपुड़ा। चलिए थोड़ा सा हम इनका रेशियो और देख लेते हैं। जैसे 2014 में इनकी संख्या जो थी वो 7,910 थी, बट 2018 में जो संख्या थी वो बढ़कर 12,852 हो गई। हाईएस्ट नंबर जो इंडियन रिपोर्ट्स के अभी मैंने आपको बताया, मध्य प्रदेश, कर्नाटका दूसरे नंबर पे आता है, तीसरे पे महाराष्ट्र है, चौथे पे तमिलनाडु है, पांचवे पे छत्तीसगढ़ है एंड छठे पे उत्तराखंड है। ओके, चलिए नाउ नेक्स्ट देखते हैं। फिर हमें मिलती है प्रधानमंत्री अनुसूचित जात आपका जो है अभ्युदय योजना। तो इसमें ये टाइप की बात करते हैं जो प्रधानमंत्री, जिसको हम शॉर्ट फॉर्म में बोलते हैं PM अजय, यानी प्रधानमंत्री अनुसूचित जाति अभ्युदय योजना। तो ये सेंट्रली स्पॉन्सर्ड है। स्पॉन्सर्ड का मतलब होता है जिसमें गवर्नमेंट की 100% फंडिंग नहीं होती। ऑब्जेक्टिव की बात अगर हम करते हैं तो ये रिड्यूस करती है क्या, पॉवर्टी ऑफ द शेड्यूल कास्ट कम्युनिटी, इंक्रीज लिटरेसी एंड इनकरेज इनरोलमेंट ऑफ शेड्यूल कास्ट इन द स्कूल। कुल मिला के ये है कि इसका मेन मोटिव ये है कि जो शेड्यूल कास्ट कम्युनिटी होती है उसमें पॉवर्टी को रिड्यूस करना और उनके लिटरेसी रेट को बढ़ाना एंड जो शेड्यूल कास्ट के स्टूडेंट्स होते हैं उनको स्कूल में उनके इनरोलमेंट को इनकरेज करना। ओके, उसके बाद हमें मिलता है पंचेश्वर मल्टीपर्पज प्रोजेक्ट जो कि नेपाल और इंडिया के बॉर्डर पर स्टार्ट होगा। एंड इसके बाद रिवर की बात करते हैं तो यहाँ पे कौन सी है, महाकाली। चलिए नाउ नेक्स्ट हमें मिल जाता है फाइनेंशियल एक्शन टास्क फोर्स, यानी कि जिसे हम FATF बोलते हैं। ये एस्टेब्लिश हुआ था 1989 में। कब? ड्यूरिंग द G7 समिट हुई थी और जो कहाँ हुई थी, पेरिस, फ्रांस में पड़ता है। बॉडी की बात करेंगे तो ये एन इंटर गवर्नमेंटल बॉडी है और ये सेट्स ग्लोबल स्टैंडर्ड फॉर एंटी मनी लॉन्ड्रिंग के लिए एंड कॉम्बेटिंग द फाइनेंसिंग ऑफ टेररिज्म। ओके, रिपोर्ट 2024 की जो फरवरी में आती है वो क्या कहती है, फाइनेंशियल एक्शन टास्क फोर्स कंसिस्ट ऑफ 39 फुल मेंबर इंक्लूडिंग, जिसमें 37 कंट्री आते हैं, 2 रीजनल ऑर्गेनाइजेशंस आते हैं। ओके, इंडिया की बात करेंगे तो इंडिया जो है वो ऑब्जर्वर है 2006 से, लेकिन फुल मेंबर बना ये 2010 से। और न्यूज अभी ये क्या रही, क्योंकि इसमें क्या हुआ कि UAE यानी कि यूनाइटेड अरब अमीरात को रिमूव कर दिया गया ग्रे लिस्ट से, इसलिए न्यूज में आ गई। ओके, चलिए आगे चलते हैं। फिर हमें मिलता है समुद्र लक्ष्मणा। ये क्या है, ये जॉइंट नवल एक्सरसाइज है किसकी, बिटवीन द इंडिया एंड मलेशिया। ओके,
चलिए नाउ नेक्स्ट हमें मिलता है रेगुलेटरी सैंड बॉक्स स्कीम। इसको इनिशिएटिव किया है किसके द्वारा? आरबीआई के द्वारा। इसका एम क्या है? रेगुलेटरी सैंड बॉक्स स्कीम का क्या इनिशिएटिव है? इट इन्वॉल्व लाइव टेस्टिंग ऑफ न्यू फाइनेंशियल प्रोडक्ट और सर्विस इन अ कंट्रोल्ड रेगुलेटरी इन्वायरमेंट विद पोटेंशियल रिलेशंस ऑफ फॉर टेस्टिंग पर्पस। कुल मिला के ये है कि ये उसमें इन्वॉल्व होता है तो लाइव टेस्टिंग होती है, जो भी न्यू फाइनेंशियल प्रोडक्ट होते हैं या फिर सर्विस होती है उनको कंट्रोल करने के लिए, जिससे कि क्या होता है कि जो अपना एनवायरमेंट के फेवर में होनी चाहिए। ओके, चलिए आगे चलते हैं। फिर हम आगे मिलता है हमें हंगुल। हंगुल की बात करेंगे तो इसका आईयूसीएन स्टेटस जो है वो क्रिटिकली इंडेंजर्ड है और ये स्टेट एनिमल है जम्मू एंड कश्मीर का। इसकी लोकेशन जो है वो कहाँ मिलेगी? ये आपको मिलेगा डिस्ट्रीब्यूटेड इन द माउंटेन्स ऑफ द कश्मीर एंड पार्ट ऑफ चंबा डिस्ट्रिक्ट इन नेबरिंग हिमाचल प्रदेश। तो देखिए अब चंबा डिस्ट्रिक्ट जो हिमाचल प्रदेश में भी मिलेगा, जम्मू एंड कश्मीर में मिलेगा, बट ये स्टेट एनिमल है कहाँ का? जम्मू एंड कश्मीर का। तो थोड़ा सा हम यहाँ से भी देखेंगे इस टाइप की इसका फिगर होता है हंगुल का। ओके, सो ये दाची गांव नेशनल पार्क में ज्यादातर पाया जाता है जम्मू एंड कश्मीर में। और टोटल नंबर ऑफ हंगुल की अगर हम बात करें तो ये लगभग 289 बचे हुए हैं। इनको थ्रेट किससे होता है? पोचिंग से, हैबिटाइट डिस्ट्रक्शन से, ओवर ग्राजिंग बाय द लाइव स्टॉक से। ओके, उसके बाद ये मैंने अभी आपको बताया किसमें आता है? क्रिटिकली इंडेंजर्ड में। और क्रिटिकली इंडेंजर्ड जो है वो किसमें? थ्रेटेंड में है, न कि लीस्ट कंडन और एक्सटिंक्ट में। चलिए आगे देखते हैं। फिर हमें मिलता है यूरिया की बात करते हैं तो इंडिया विल रिप्लेस द कंजम्पशन ऑफ 2.5 मिलियन टन्स ऑफ कन्वेंशनल यूरिया विद नैनो यूरिया इन फाइनेंशियल 2024। तो कुल मिला के यह है कि नैनो यूरिया जो है वो रिप्लेस कर रही है जो हम ट्रेडिशनली वे में यूरिया का यूज करते थे। तो इसी के रिगार्डिंग थोड़ा सा हम अंतर समझ लेते हैं कि यूरिया और नैनो यूरिया में क्या डिफरेंस होता है। यूरिया की अगर हम बात करें तो यूरिया इज द मोस्ट इंपोर्टेंट नाइट्रोजीनियस फर्टिलाइजर्स है। और ओके, ओवर यूज ऑफ यूरिया लीड टू नाइट्रोजीनियस लीचिंग, वाटर कंटामिनेशंस एंड ग्रीन हाउस गैस इमिशंस, सॉइल एसिडिफिकेशंस, लॉस ऑफ बायोडाइवर्सिटी। अगर हम यूरिया का ओवर यूज करते हैं तो क्या क्या होता है वो मैंने अभी आपको बताया, जैसे वाटर कंटामिनेशंस है, ग्रीन हाउस गैस इमिशंस है, सॉइल एसिडिफिकेशंस है। ओके, और बायोडाइवर्सिटी का भी लॉस होता है। अब हम नैनो यूरिया की बात करेंगे जिसको डेवलप किया गया है इफ्को के द्वारा। इफ्को बोले तो इंडियन फार्मर फर्टिलाइजर कोऑपरेटिव लिमिटेड के द्वारा। दूसरे नंबर की अगर हम बात करते हैं तो इट इज ओनली नैनो फर्टिलाइजर अप्रूव्ड बाय द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया। ये बात थोड़ी सी आपको याद रखनी है कि इकलौता ये ऐसा नैनो फर्टिलाइजर है जिसे गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने अप्रूव्ड किया है। नैनो यूरिया दैट इज यूज टू प्रोवाइड अ सफिशिएंट अमाउंट ऑफ नाइट्रोजन टू प्लांट्स। तो प्लांट्स को ये नाइट्रोजन सफिशिएंट अमाउंट में प्रोवाइड करता है नैनो यूरिया। चलिए आगे चलते हैं। फिर हमें मिलती है ब्यूरो ऑफ एनर्जी इफिशियंसी। ये जो है किसके अंडर में आती है? प्रोविजन ऑफ द एनर्जी कंजर्वेशन एक्ट, जो कि 2001 में आया था। बॉडी कैसी है? ये स्टैट्यूटरी बॉडी है। मिनिस्ट्री की बात करेंगे तो मिनिस्ट्री ऑफ पावर, जो किसके अंतर्गत है? आपका गवर्नमेंट ऑफ इंडिया। प्राइमरी फंक्शन क्या है? अगर हम बात करें ब्यूरो ऑफ एनर्जी इफिशियंसी का, तो इसका प्राइमरी जो फंक्शन वो यही कहता है कि भाई हम इंक्रेज करने की बात करते हैं जो भी इफिशिएंट यूज ऑफ एनर्जी इन इंडिया वाइड डेवलपिंग प्रोग्राम एंड स्ट्रेटेजिक दैट प्रमोट एनर्जी कंजर्वेशन। तो कुल मिला के यह है कि ऊर्जा संरक्षण की जहां बात होती है वहां पे ब्यूरो ऑफ एनर्जी इफिशियंस अपना कह सकते हैं पहल करता है। सो बेस की बात कर देते हैं तो ये सेल्फ रेगुलेशंस एंड मार्केटिंग प्रिंसिपल पे काम करता है। क्या क्या इनिशिएटिव ली गई हैं वो थोड़ा सा हम देख लेते हैं, जैसे स्टैंडर्ड एंड लेवलिंग स्कीम को लेके, एनर्जी कंजर्वेशन बिल्डिंग कोड को लेकर भी, परफॉर्म अचीव एंड ट्रेड जिसे पैट बोलते हैं, ये भी आपका ब्यूरो ऑफ एनर्जी इफिशियंसी के अंतर्गत आएगा। एनर्जी इफिशियंसी इन स्मॉल एंड मीडियम इंडस्ट्री में, एनर्जी इफिशियंसी इन स्टेट में, डिमांड साइड मैनेजमेंट को लेके, नेशनल एनर्जी कंजर्वेशन अवार्ड को लेके। चलिए फिर हम बात करते हैं कावेरी रिवर की। इसे हम के से भी आगे बना देते हैं। देखिए या तो आप ऐसे लिख सकते हैं ऐसे कावेरी, या फिर आप इसे ऐसे भी लिख सकते हैं कावेरी। ओके, सो या फिर इसको हम दक्षिण भारत की गंगा बोलते हैं, या फिर गंगा ऑफ साउथ भी बोलते हैं।
अगर हम इसके राइज की बात करें तो ये तालाकावेरी ऑन द ब्रह्मगिरी रेंज से ये निकलती है और ये फ्लो होती है कहाँ पे, कर्नाटका, तमिलनाडु, ओके, जो कि आपको एंड डिसेंट द ईस्टर्न घाट्स। अच्छा, तुंगभद्रा रिवर की इसी तरीके से हम बात करते हैं तो ये फ्लो होती है आंध्र प्रदेश और कर्नाटका में, और यूनेस्को साइट जो है वो हम्पी है। एक्चुअली में ये तुंगभद्रा वहीं पे है, तो इसलिए मैंने इसको वहीं साइड से लिख दिया था आपका। चलिए आगे देखते हैं। फिर हमें मिलता है बन्नेरघट्टा नेशनल पार्क, जो कि लोकेशन है इसकी कर्नाटका में। इसको डिक्लेयर किया गया नेशनल पार्क 1974 में। अदर नेशनल पार्क ऑफ कर्नाटका में भी हैं कुछ, जैसे बांदीपुर नेशनल पार्क है, अंसी नेशनल पार्क है, कुंद्रामुख नेशनल पार्क है, नागरहोल नेशनल पार्क है। ओके, सो हम थोड़ा सा लोकेशन भी देखेंगे यहाँ पे आपको जो मिलती हैं। ये रहा बन्नेरघट्टा नेशनल पार्क, ठीक है। अच्छा, नागरहोल नेशनल पार्क अभी मैंने आपको बताया ही था। ये सब जो है आप अगर देखना चाहेंगे तो ये आपके कहाँ पड़ जाते हैं, कर्नाटका में। चलिए फिर हम देखते हैं बायोट्रिक, ये क्या है अभी। ये बेस्ड मैनेजमेंट टेक्नोलॉजी है जो यूटिलाइज करती है पायरोलिसिस को। सो पायरोलिसिस इज अ केमिकल रिसाइकलिंग प्रोसेस दैट ट्रांसफॉर्म लेफ्ट ओवर ऑर्गेनिक मटेरियल इन अ मॉलिक्यूल। तो कुल मिला के यह है कि जो भी वेस्ट मटेरियल है उसको रिसाइकल करने के लिए हम प्लास्टिक का यूज करते हैं। आगे देखते हैं। फिर हम मिलती है नेशनल कमीशन फॉर प्रोटेक्शन ऑफ चाइल्ड राइट, यानी कि NCPCR। ये बॉडी स्टैट्यूटरी बॉडी है, अंडर आती है CPCR एक्ट 2005। सेफ गार्ड करती है द राइट ऑफ चिल्ड्रेन एज टू 0 to 18। तो जो 0 से लेके 18 साल तक के बच्चे होते हैं उनको सेफ गार्ड करने की बात करती है। मिनिस्ट्री की बात करते हैं तो मिनिस्ट्री ऑफ वुमेन एंड चाइल्ड डेवलपमेंट है। इसका एम क्या है, to ensure that all law, policy and program align with the visions of the child। सारी कहानी बात वही है कि जो चाइल्ड राइट्स को लेके जो भी पॉलिसी बनती है, जो भी लॉ बनते हैं, उनको इंश्योर करना। सिमलीपाल टाइगर रिजर्व जो है वो आपको कहाँ मिलता है, उड़ीसा में। चलिए आगे चलते हैं। फिर हम बात करते हैं नैनो DAP की। तो इसमें नाइट्रोजन जो होता है वो 8% होता है, फॉस्फोरस आपका 16% होता है। तो हो सकता है आपसे ये वाला क्वेश्चन पूछ ले यूपीएससी में कि नैनो DAP में नाइट्रोजन कितना और फॉस्फोरस कितना परसेंट होता है। DAP की बात करते हैं तो डाई अमोनियम फास्फेट। तो इंडिया जो है वो यूरिया ज्यादा यूज करता है, ठीक है। उसके बाद DAP यूज होता है। DAP इज द प्रेफर्ड फर्टिलाइजर इन इंडिया बिकॉज इट कंटेन बोथ, इसमें नाइट्रोजन भी होता है अभी मैंने आपको बताया, और फॉस्फोरस भी होता है, विच आर प्राइमरी मैक्रोन्यूट्रिएंट्स एंड पार्ट ऑफ 18 इसेंशियल प्लांट न्यूट्रिएंट्स। अब देखिए, फॉस्फोरस और नाइट्रोजन तो प्रेजेंट होता ही है नैनो DAP में, बट ये 18 जो इसेंशियल प्लांट न्यूट्रिएंट्स होते हैं उसमें भी शामिल है। ओके, चलिए अब थोड़ा सा हम देख लेते हैं कि इंडिया में फर्स्ट नैनो DAP प्लांट जो है वो कैसे हुआ। ये कलोल गुजरात में स्टार्ट हुआ था, ठीक है। और ये जो है यूनियन होम मिनिस्टर एंड मिनिस्टर कॉर्पोरेशन के द्वारा किया गया। और बाद बाकी तो ये पता ही है हम कैसे इसका यूज करते हैं, लिक्विड में भी यूज कर सकते हैं, सॉलिड में भी यूज करते हैं नैनो DAP का। तो सारी कहानी वही है, कुछ है नहीं इसमें। चलिए आगे चलते हैं। फिर हम नेशनल अर्बन कोऑपरेटिव फाइनेंस एंड डेवलपमेंट कॉर्पोरेशन लिमिटेड, यानी कि NUCFDC। इसका प्राइमरी रोल जो है ना, ये मॉडर्नाइज करना एंड स्ट्रेंथन करना जो भी USB इन इंडिया। ओके, अच्छा, USB का मतलब होता है अर्बन कोऑपरेटिव बैंक्स। अच्छा, अब हम थोड़ा सा देखते हैं कि NUCFDC का ये है क्या। एन अम्ब्रेला ऑर्गेनाइजेशन फॉर द अर्बन कोऑपरेटिव बैंक इन इंडिया। इसको ऑपरेट किया जाता है कैसे, नॉन बैंकिंग फाइनेंस कंपनी यानी कि NBFC। दिस सर्टिफिकेट ऑफ द रजिस्ट्रेशन COR रिसीव्ड फ्रॉम द RBI। अलाउ करती है ये किसको, टू फंक्शन एज अ सेल्फ रेगुलेटरी ऑर्गेनाइजेशन फॉर द सेक्टर। अच्छा, ये क्या क्या फैसिलिटी हमें प्रोवाइड कराती है तो वो देख लेते हैं हम। ATM भी देगी, क्रेडिट एंड डेबिट कार्ड भी देगी, क्लियरिंग सिस्टम भी देगी, SLR लिमिट्स भी देगी, और रीफाइनेंस भी देगी। इट contributes टू द ओवरऑल डेवलपमेंट एंड वेलबींग ऑफ कोऑपरेटिव बैंक देयर कस्टमर्स। तो सारी कहानी वही है। चलिए आगे देखते हैं। फिर हम राइसा की बात करेंगे तो ये राइसा का है, ये ट्रेडिशनल ट्राइबल अटायर्स है फ्रॉम द त्रिपुरा। इसको GI टैग मिल चुका है। और GI टैग देखिए, अब थोड़ा सा मैं आपको दिखा दूं, इस टाइप की ये होती है। ओके, चलिए अब हम देखते हैं GI टैग के बारे में बात करते हैं। तो इट सर्व एज अ फॉर्म ऑफ इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी
protections safeguarding the unique identity and value of the product. Okay, so कह सकते हो आप कि पर्टिकुलर जो एक प्रोडक्ट होता है उसकी जो भी आइडेंटिटी होती है उसको सेफ गार्ड करने के लिए जीआई टैग दिया जाता है। सो फर्स्ट जीआई टैग जो है वो दार्जिलिंग टी को मिला था। इंडिया की बात करें तो जीआई टैग जो है वो गुड्स आपका ज्योग्राफिकल इंडिकेशंस ऑफ गुड्स रजिस्ट्रेशन एंड प्रोटेक्शन एक्ट 1999 के थ्रू दिया जाता है। ये आपको यूपीएससी में क्वेश्चन बन चुका है, मैं आपको बता दूं। India member of WTO, India implement this act to fulfill its obligations under the TRIPS। अब देखिए जो भी फुलफिलमेंट होते हैं वो किसके अंडर में फुलफिल होते हैं, वो होते हैं ट्रिप्स के अंतर्गत। ओके, चलिए फिर हम आते हैं कार्बन कैप्चरिंग एंड स्टोरेज की बात करते हैं या फिर कार्बन डाइऑक्साइड रिमूवल। ये दोनों में अंतर है, CCF and CDR, यानी कि कार्बन कैप्चर स्टोरेज एंड कार्बन डाइऑक्साइड रिमूवल। इन दोनों में क्या डिफरेंस है उसको देखते हैं। सो फर्स्ट की बात करेंगे, कैप्चर करना कार्बन डाई ऑक्साइड इमिशंस को फ्रॉम द इंडस्ट्रियल प्रोसेस एंड पावर प्लांट से। ठीक है, उसके बाद हम बात करते हैं इसमें कार्बन कैप्चरिंग एंड स्टोरेज में ये फाइट अगेंस्ट द क्लाइमेट चेंज। ये किसके अगेंस्ट में फाइट होती है, वो सॉरी अगेंस्ट में होती है, वो होती है क्लाइमेट चेंज विच रिमूव्स कार्बन डाइऑक्साइड फ्रॉम द एटमॉस्फेयर। तो कुल मिला के ये है कि सीडीआर का मतलब होता है कार्बन डाइऑक्साइड को रिमूव करना, और उसमें क्या मतलब होता है, उसमें कैप्चर करने का मतलब होता है। ओके, किसमें, कार्बन कैप्चरिंग एंड स्टोरेज में। सीडीआर के नाम से भी पता चल रहा होगा, कुछ भी कंफ्यूजन नहीं है। सीडीआर इज अ रिक्वायर्ड नेशनल टारगेट ऑफ द नेट जीरो कार्बन डाइऑक्साइड ग्रीन हाउस गैस इमिशन। तो कुल मिला के सीडीआर का जो टारगेट है वो वही है कि भाई नेट जीरो कार्बन डाइऑक्साइड करना एंड ग्रीन हाउस गैस इमिशन। चलिए आगे चलते हैं। फिर हमें मिलता है डीलिमिटेशंस। इसका मतलब क्या है, ये प्रोसेस है फॉर process of fixing the number of seats and boundary of the territorial constituency in each state for the Lok Sabha Legislative Assembly and determine the seat of the SC and ST in these house। तो कुल मिला के ये है कि शेड्यूल कास्ट एंड शेड्यूल ट्राइब्स की जो सीट्स है उनको डिटरमाइन करने का काम भी होता है डिलिमिटेशंस का। और उसके बाद अगर हम बात करें तो ये आपको फिक्स करता है जो भी टेरिtoriयल कॉन्स्टिट्यूंसी होती है उनमें लोकसभा एंड लेजिस्लेटिव असेंबली में एससी एंड एसटी को। सो इसको परफॉर्म की बात करेंगे तो कौन करता है, किसके द्वारा ये परफॉर्म की जाती है, तो डीलिमिटेशंस कमीशन के द्वारा, दैट इज सेट अप अंडर द पार्लियामेंट एक्ट, जिसको सेटअप किया गया पार्लियामेंट एक्ट के द्वारा। अच्छा, अगर हम बात करें डीलिमिटेशंस कमीशन के हैव सेटअप, ये लगभग 4 बार सेटअप हो चुकी है। टाइम 1952, तो किस एक्ट के थ्रू, 1952 एक्ट के थ्रू। 1963 में जब हुई थी तो 1962 एक्ट के थ्रू। 1973 में जब हुई थी तब ये 1972 के आपके एक्ट के थ्रू, और 2002 में तो ये 2002 एक्ट के थ्रू। ओके, ये थोड़े से आपको याद रखने होते हैं, क्वेश्चंस बनने के चांस ज्यादा होते हैं, इसलिए मैंने आपको उसको बता दिया। द फर्स्ट डीलिमिटेशंस एक्सरसाइज वाज कैरिड आउट बाय द प्रेसिडेंट। ओके, अच्छा आगे बात करते हैं उद्गम की। इट फैसिलिटेटेड द रजिस्ट्रेशन यूजर टू सर्च अनक्लेम्ड डिपॉजिट अकाउंट्स अक्रॉस द मल्टीपल बैंक इन वन प्लेस इन अ सेंट्रलाइज्ड मैनर। तो कुल मिला के ये कि उद्गम का मतलब क्या है, उद्गम है क्या। उद्गम का मतलब ये है कि जैसे मान के चलिए मेरा अकाउंट 4 बैंकों या 5 बैंकों में है, और कई बार ऐसा हुआ है कि मैंने उस बैंक से अकाउंट खुलाया, उसके बाद फिर मैंने उसमें पैसा मेरा जो भी था 1000 या 2000, वो पैसा उसी में ऐसा ही डिपॉजिट रहा। बैंक वालों की मर्जी आई तो वो काटते रहे, जैसे कोई भी चार्ज लगा के, है ना। तो अब उस पैसे को मुझे चाहिए, तो उस पैसे को निकालने के लिए मुझे क्या करना पड़ेगा कि जो उद्गम ये फैसिलिटी देगा आपको, जो भी आपका अनक्लेम अमाउंट है वो आपको इस प्लेटफॉर्म के थ्रू मिल जाएगा। ओके, सो ये थोड़ा सा आप याद रखेंगे, गेट योर अनक्लेम मनी आरबीआई उद्गम पोर्टल लिंक, ये लिंक के थ्रू मिलेगा। ये सारी चीजें हैं, देख सकते हैं आप। जैसे किसी का अगर ध्यान रखना, अगर किसी का 3-4 बैंकों में अकाउंट है, वो नहीं जा पा रहा है और अपना अमाउंट चाहिए, तो इस पोर्टल पे जाके वो अपना अमाउंट क्लेम कर सकता है एंड यू कैन एक्सेस योर अमाउंट्स। सो नाउ नेक्स्ट हम देखते हैं क्या हमारे लिए इंपॉर्टेंट था। डिजिटल इंटेलिजेंस प्लेटफॉर्म यानी डीआईपी, इसको डेवलप किया गया है डिपार्टमेंट ऑफ टेलीकम्युनिकेशन, यानी कि जिसे हम डॉट बोलते हैं इन इंडिया में। इसका एम क्या है, टू इनहांस इंफॉर्मेशन एक्सचेंज रियल टाइम एंड इंटेलिजेंस शेयरिंग एंड कोऑर्डिनेशन अमंग द वेरियस स्टेक होल्डर। ये सारा इसका एम है टू कर्व द मिस यूज ऑफ द टेलीकॉम रिसोर्स इन अ साइबर क्राइम्स एंड फाइनेंशियल फ्रॉड। तो कुल मिला के कि इन सारी चीजों से बचाना, जैसे आपका कह सकते हो
जो साइबर फ्रॉड होता है या फाइनेंशियल फ्रॉड होता है, इन सारी चीज़ों से। आगे हम बात करते हैं छछू, इसको चक्सू बोलते हैं, हिंदी में लिखेंगे तो ऐसे लिखेंगे चक्सू प्लेटफॉर्म्स। ये है क्या? इट इज अ पार्ट ऑफ द संचार साथी पोर्टल इन विच सिटीजन कैन यूज चक्सू टू रिपोर्ट सस्पेक्टेड साइबर और टेलीकम्युनिकेशन फ्रॉड। तो अगर उसको लगता है कि ये कुछ उसके साथ सस्पेक्टेड साइबर क्राइम हो रहा है या टेलीकम्युनिकेशन फ्रॉड हो रहा है, तो वो छछू, सॉरी इसको हिंदी में मैंने बोला, वैसे इंग्लिश में इसको चक्सू बोलेंगे, चक्सू प्लेटफॉर्म्स। ओके, सो ये थोड़ा सा आपको इस तरह के दिखाई देगा जो एपी न्यूज ने दिखाया था कि साइबर ठगी पर लगान लगाने के लिए सरकार ने लॉन्च किया छछू पोर्टल्स। ओके, चलिए आगे देखते हैं। छछू याद रखेंगे, आप कंफ्यूज हो जाएं कि कहीं चूहा और वो तो नहीं है। मीथेन सेट की बात करेंगे तो ये मीथेन सेट इज एन अर्थ ऑब्जर्वेशन सैटेलाइट दैट मॉनिटर एंड स्टडीज ग्लोबल मीथेन इमिशंस टू कॉम्बैट क्लाइमेट चेंज। ओके, उसके बाद हम बात करते हैं शंकराचार्य टेम्पल की, जो कि कश्मीर वैली में पड़ता है। ये डेडिकेटेड है लॉर्ड शिवा को, और इसको प्रोपाउंडेड किसके द्वारा किया गया इसका, या फिर आप कह सकते हैं कि आदि शंकराचार्य के द्वारा इसको डेडिकेटेड सॉरी बनाया गया। एंड देन अगर हम बात करें कि ये जो है इसको क्या डॉक्ट्राइन है, तो डॉक्ट्राइन ऑफ अद्वैतवाद। अद्वैतवाद की अगर हम बात करें तो वो शंकराचार्य की है। ओके, और शंकराचार्य ने 4 मठ बनाए थे, जो द्वारका में है, जोशी मठ में है, पुरी में है और श्रृंगेरी में है। ये थोड़ा सा आप याद रखेंगे। ओके, चलिए आगे बात करते हैं। वेरी वेरी इंपोर्टेंट फॉर अस, इंटरनेशनल वुमेन्स डे कब मनाया जाता है? 8 मार्च के लिए। नेशनल वुमेन्स डे कब मनाया जाता है? 13 फरवरी। अब ये मैंने यहाँ पे क्यों लिखा है, इसका क्या कारण है? इसका कारण ये है कि यूपीएससी ने अब ऐसे क्वेश्चन पूछना स्टार्ट कर दिया है दिवस को लेके, इसलिए मैंने यहाँ पे लिख दिया, आप कंफ्यूज ना हो। सो अब उसके लिए हमें थोड़ा सा इंपोर्टेंट पढ़ना है। कॉन्स्टिट्यूशन असेंबली का यूपीएससी में एमसीक्यू बन चुका है। अब क्वेश्चन कैसा बनेगा वो मैं आपको बता दूं कि वुमेन्स एम्पावरमेंट को लेके ज्यादा बातें हो रही हैं, ठीक है, तो हो सकता है मे बी पॉसिबल है कि क्वेश्चन से वुमेन्स एम्पावरमेंट को लेकर जो कॉन्स्टिट्यूशन असेंबली में कुल 389 मेंबर थे, जिनमें से 15 मेंबर वुमेन थी। 15 वुमेन जो थी कॉन्स्टिट्यूशन असेंबली में वो कौन थी? जैसे ये थोड़े से नाम आप याद रखेंगे, हो सकता है आपसे क्वेश्चन पूछ ले, जैसे अंबु स्वामीनाथन है, उसके बाद है आपकी दक्षायनी वेलायुधन है, बेगम अजीज रसुल है, दुर्गाबाई देशमुख है, और हंस मेहता है, कमला चौधरी है, लीला रॉय है, एनी मास्केरेना है, मालती चौधरी हैं, पूर्णिमा बनर्जी हैं, राजकुमारी अमृत कौर हैं, रेणुका रॉय हैं, सरोजनी नायडू हैं, सुचेता कृपलानी हैं और विजय लक्ष्मी पंडित। ये थोड़ा सा इंपोर्टेंट हो जाता है। अब ये देख लेते हैं किसका क्या कॉन्ट्रीब्यूशन रहा, उसको देखेंगे। अगर हम बात करें फर्स्ट की एनी मास्केरेन की बात करें, तो इन्होंने इंटीग्रेट किया था किसको, जो प्रिंसली स्टेट थी त्रावणकोर को, ठीक है, तो त्रावणकोर को इंडिपेंडेंट इंडिया में अगर शामिल करने की बात करी तो वो कौन थी? एनी मास्केरेना। ये थोड़ा सा याद रखेंगे। और उसके बाद हम बात करते हैं हंसा जीवराज मेहता की, अभी हमने पढ़ा था। इन्होंने बात करी रिजर्वेशन फॉर द वुमेन्स एज द टूल फॉर द इक्वलिटी एंड जस्टिस। अगर इक्वलिटी एंड जस्टिस की बात करते हैं तो वुमेन्स को रिजर्वेशन मिलना चाहिए। अमृत कौर की बात करेंगे तो इन्होंने जो सिविल डिसओबीडियंस मूवमेंट था गांधी जी का, उसमें पार्टिसिपेट किया था। तो हो सकता है आपसे ये वाला क्वेश्चन पूछ लिया जाए कि ऐसी कौन सी महिला थी जो कॉन्स्टिट्यूशन असेंबली का पार्ट भी थी और गांधी जी के सीडीएम यानी कि सिविल डिसओबीडियंस मूवमेंट को ज्वाइन भी किया था। तो वो याद रखेंगे आप, अमृत कौर। फर्स्ट वुमेन हेल्थ मिनिस्टर भी है ये। उसके बाद 4th नंबर पे आती हैं अंबु स्वामीनाथन। ये वुमेन्स इंडिया एसोसिएशन यानी कि औरतों का जो संघ की मतलब कह सकते हो आप, एक संघ था, उसको बनाने का जो क्रेडिट है वो अंबु स्वामीनाथन को जाता है। दुर्गाबाई देशमुख की बात करेंगे तो मदर ऑफ स्पेशल वर्क, सोशल वर्क बोला जाता है, नॉट स्पेशल, यानी कि मदर ऑफ सोशल वर्क, यानी कि मदर ऑफ सोशल वर्क, यानी कि आप कह सकते हो सामाजिक कार्यों की माँ, वो बोला जाता है दुर्गाबाई देशमुख को। और ये पायोनियर है किसकी? आंध्रा महिला सभा की। ओके, उसके बाद हम विजय लक्ष्मी पंडित की बात करेंगे तो फर्स्ट वुमेन प्रेसिडेंट है ऑफ जनरल असेंबली इन 1953। ओके, चलिए आगे देखते हैं। फिर हमें मिलता है छाऊ डांस। इसकी लोकेशन देखिए, जो भी डांस न्यूज में है उसकी लोकेशन हमें देखनी होती है। वेस्ट बंगाल है, झारखंड है एंड उड़ीसा है। ये ब्लेंड किसका है? ये है डांस और मार्शल प्रैक्टिस का। लिस्टेड है ये यूनेस्को में, या यूनेस्को में लिस्टेड है। तो छाऊ डांस आपको इस तरीके से ये अपने को तैयार करते हैं। ओके,
आगे देखते हैं, फिर हमें मिलता है फाई एल्गी। फाई एल्गी एक्चुअली में ये है क्या, ये फंगस है आपका, ठीक है। ये डिस्कवर हुआ था 2009 में, किसके द्वारा, नासा रिसर्चर्स मार्क कोजुबल के द्वारा। प्रोटीन की बात करेंगे तो फाई एल्गी इक्वल टू 35 चिकन। अब आप देख रहे हैं जो फाई एल्गी है वो आपका इक्वल होती है लगभग 35 चिकन के, इतना प्रोटीन होता है इसमें। कंपटीशन कमीशन ऑफ इंडिया यानी सीसीआई, इसकी बॉडी जो है वो स्टैट्यूटरी है, अंडर किसके अंदर आती है, ये कंपटीशन एक्ट 2002। प्राइमरी ऑब्जेक्टिव क्या है कंपटीशन कमीशन ऑफ इंडिया का, तो टू प्रमोट करना फेयर एंड कंपटीशन, प्रिवेंट एंटी कंपटीशन प्रैक्टिस एंड इंश्योर लेवल प्लेइंग फील्ड ऑफ द बिजनेस। कुल मिला के ये है कि जो बिजनेस का फील्ड होता है उसको एक लेवल प्लेइंग में इंश्योर करने का काम करती है कंपटीशन कमीशन ऑफ इंडिया। अच्छा, उसके बाद हम बात करते हैं इंडिवल इंक या फिर वोटर इंक की बात हम करते हैं। तो सबसे पहली बात ये आती है कि इसको मैन्युफैक्चर किसके द्वारा किया जाता है, वो है मैसूर पेंट्स एंड वार्निश लिमिटेड। ओके। और इलेक्शन रूल 1961 क्या कहता है कि जो भी इलेक्टर है वो क्या करेगा, उनका जो लेफ्ट फोर फिंगर होता है, लेफ्ट फोर फिंगर पे इसको क्या किया जाता है, यू कैन से दैट निशान लगाया जाता है, जिसको इंस्पेक्टेड किया जाता है किसके द्वारा, पीओ, पीओ बोले तो प्रिसिडाइंग ऑफिसर के द्वारा। ओके, चलिए आगे चलते हैं। फिर हमें मिलता है नेशनल कोऑपरेटिव डेटाबेस। अगर हम इसकी बात करें तो इसको इनॉग्रेट किया गया था किसके द्वारा, मिनिस्ट्री ऑफ कोऑपरेशन के द्वारा। इसका एम क्या है, एम है इट प्रोवाइड ऑल इंफॉर्मेशन पर्टेनिंग टू कोऑपरेटिव सेक्टर लाइक नंबर ऑफ कोऑपरेटिव इन स्टेट एंड यूटी एंड इन अ डिफरेंट सेक्टर। ओके। अच्छा, बेनिफिट की बात करेंगे तो ये क्या, नेशनल कोऑपरेटिव डेटाबेस क्या हमें बेनिफिट दे सकता है, अ कॉम्प्रहेंसिव ऑथेंटिक एंड अपडेटेड डेटा रिपोजिटरी। ओके। आगे बात आती है, फिर हमें मिलती है इंटरनेशनल नारकोटिक्स कंट्रोल बोर्ड यानी कि आईएनसीवी। इसका हेडक्वार्टर आपको मिलेगा वियना ऑस्ट्रेलिया में, स्टेबलाइज हुई थी 1968 में। इसका एम क्या है, इट इज एन इंडिपेंडेंट एंड क्वासी जुडिशियल मॉनिटरिंग बॉडी फॉर इम्प्लीमेंटेशन ऑफ द यूनाइटेड नेशंस इंटरनेशनल ड्रग कंट्रोल कन्वेंशन। मेंबर कितने हैं इसमें, 13 है। ईच इलेक्टेड, हर मेंबर को इलेक्टेड किया जाता है किसके द्वारा, इकोनॉमिक एंड सोशल काउंसिल फॉर अ पीरियड कितने के लिए, 5 साल के लिए। ठीक है। आईएनसीबी के कुछ इनिशिएटिव भी हैं वो थोड़ा सा देख लेते हैं, जैसे आपका ग्लोबल रैपिड इंटरडिक्शन ऑफ डेंजरस सब्सटेंस जिसे हम ग्रिड्स बोलते हैं, प्रोजेक्ट इंटरनेशनल ऑपरेशन जिसे हम आईयूएन बोलते हैं। ओके। चलिए अब थोड़ा सा हम देखेंगे क्या आगे न्यूज है हमारे पास। फिर हमें मिलता है गोरसम कोरा फेस्टिवल, इट्स ए वेरी वेरी इंपॉर्टेंट फेस्टिवल फॉर द Bangladesh and India. So now Arunachal Pradesh, an annual festival held at Gorsam Choram, जो कि 93 फीट आपका टॉल है, स्तूपा वहाँ मनाया जाता है, और लोकल मॉन्क्स लामा प्रधार के द्वारा इसको बिल्ड किया गया था। थीम क्या है, जीरो वास्ट फेस्टिवल 2024। ओके। तो ये इस टाइप का होता है, देखिए मैंने अभी आपको बताया, ये स्तूपा टाइप में यहाँ पे आपको मिलेगा। ओके। आगे देखते हैं, फिर हमें मिलता है गोल्डन लंगूर की। अगर हम बात करेंगे तो आईयूसीएन गोल्डन लंगूर, तो लंगूर उसी टाइप का होता है, बस उसका कलर जो है गोल्डन होता है। ये इंडेंजर्ड में है, साइट्स के अपेंडिक्स फर्स्ट में है, और वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन एक्ट 1972 के शेड्यूल फर्स्ट में है, और ये हैबिटेट कहाँ पर है, असम एंड भूटान में। ओके। चलिए आगे बात करते हैं, सी डिफेंडर्स 2024। तो बिटवीन, ये क्या है, मैरीटाइम सिक्योरिटी एक्सरसाइज है बिटवीन द इंडियन कोस्ट गार्ड एंड यूनाइटेड स्टेट कोस्ट गार्ड के बीच में। फिर हमें मिलता है पार्थोनोजिसिस, जिसे हम पीजी, एक्चुअली में ये है क्या, इट इज एन असेक्सुअल नॉट ए सेक्सुअल रिप्रोडक्शंस इन विच अ फीमेल कैन प्रोड्यूस एंड एम्ब्रायो विदाउट फर्टिलाइजिंग एन एग विद स्पर्म। तो कुल मिला के ये है कि आप कह सकते हो जिसमें जो है आपकी फीमेल है वो विदाउट एनी स्पर्म के एग को फर्टिलाइज करती है। ओके। और इसी को हम बोलते हैं पार्थोनोजिसिस। चलिए इसी में फिर हमें मिलती हैं कुछ ऑटोमिक्सिस। ये क्या है, ऑटोमिक्सिस की बात करेंगे तो इट ऑब्जर्व मोस्टली सार्क, ये ज्यादातर आपको मिलेगा सार्क में, स्लाइटली सफल्स मदर डीएनए में, टू प्रोड्यूस चिल्ड्रन हु आर क्लोज टू बट नॉट आइडेंटिकल क्लोन ऑफ द मदर। मतलब जो माँ के क्लोज तो होते हैं बट उनके क्लोन्स में नहीं आते, और ये इसको बोलते हैं हम ऑटोमिक्सिस।
और एपोमिक्सिस का मतलब होता है अ टाइप ऑफ जेनेटिक कॉपी एंड पेस्ट। मतलब ऐसा लगता है, आपने देखा होगा कभी कभार जो बाप की शक्ल होती है वही बेटे की होती है, या माँ की शक्ल होती है वही लड़की की होती है, या फिर माँ की शक्ल होती है वो हल्की सी बेटे में छप मार रही होती है, या बाप की शक्ल जो होती है वो बेटी में मार रही होती है। तो इसी को हम बोलते हैं एपोमिक्सिस। क्लियर कट है? ओके। जेनेटिकल आइडेंटिकल क्लोन्स ऑफ देयर पेरेंट्स। तो अगर एक भाषा में कहना चाहें तो ऐसे भी कह सकते हैं कि ऑटोमिक्सिस का मतलब ये है बाप बेटा एक दूसरे से नहीं मिलते उनका फेस कट, बट एपोमिक्सिस में एक दूसरे से उनका फेस कट मिलता है, बस इतना याद रखना। अच्छा, ये बात बाकी मैंने यहाँ पे वही लगाया है। एपोमिक्सिस क्या होता है ये मैंने अभी लिखा था। asexual reproduction in a plant and particularly agomospermy produce genetically identical clone to the mother plants occurs mainly in a plants method of asexual reproduction। आगे बात करते हैं, फिर हम करते हैं इंश्योरेंस रेगुलेटरी एंड डेवलपमेंट अथॉरिटी ऑफ इंडिया यानी कि अरडाई की बात करते हैं। तो ये बॉडी स्टैट्यूटरी है, फॉर्म की गई 1999 के दौरान। पर्पज क्या है? ओवरऑल सुपरविजन एंड डेवलपमेंट ऑफ द इंश्योरेंस सेक्टर इन इंडिया। और ऑब्जेक्टिव की बात करेंगे तो ये प्रोटेक्ट करता है द इंटरेस्ट ऑफ द पॉलिसी होल्डर, स्पीडी एंड ऑर्डरली ग्रोथ ऑफ इंश्योरेंस इंडस्ट्री एंड स्पीडी सेटलमेंट ऑफ जेन्युइन क्लेम। जो भी जेन्युइन क्लेम है उसका स्पीडी सेटलमेंट करना, ये किसका काम है? एडाई का। ये कॉमन सी बात है। देखिए इसके बारे में कई बार पढ़ चुके हैं कि भाई ये जो है बॉडी कौन सी है, कब इसका एक्ट बना था। चलिए, एडाई टेकिंग कुछ स्टेप भी लिए गए हैं, जैसे बीमा सुगम, बीमा वाहक, बीमा विस्तार अमोंगस्ट अदर टू फुलफिलिंग इट्स विजन ऑफ द ऑफ इन इंश्योरेंस फॉर द ऑल 2047 तक। तो 2047 तक का आप कह सकते हो ये सारे विजन जो है फुलफिल करने के लिए। चलिए, सेला टनल की बात करते हैं। इसकी लोकेशन है अरुणाचल प्रदेश में, कनेक्टेड करती है असम के तेजपुर से लेके अरुणाचल प्रदेश के तवांग तक। ओके, थोड़ा सा हिंदी में भी देख लेते हैं अमर उजाला ने क्या छापा था इसके बारे में। सो देखते हैं। सेला टनल का रणनीतिक महत्व तो अरुणाचल के तवांग और वेस्ट कामेंग जिलों को जोड़ने वाली एकमात्र सड़क है। तवांग सेक्टर में एलसी तक पहुंचने का एकमात्र रास्ता हर मौसम में खुली रहेगी। भारतीय सेना आमजनों को होगी सहूलियत। सेना तीव्र गति से अग्रिम चौकियों तक पहुंचेगी। चीन को देख सकेंगे मकबूल जवाब। ये तो सब वैसी कहानियां हैं, बट पहले खुद की सेफ्टी करनी है हमें। उसके बाद हम बात करते हैं युआंडो डिक्लेरेशन की। ये क्या है? ये जो है मिनिस्ट्री ऑफ हेल्थ के अंतर्गत आता है, और इसका मतलब है मलेरिया से जो डेथ हो रही है उनको एंड करना, यूआइन डिक्लेरेशन का। ओके, फिर हमें मिलता है जल शक्ति अभियान या कैच द रेन 2024 कैंपेन, जो कि लॉन्च किया गया मिनिस्ट्री ऑफ जल शक्ति के द्वारा। इसका एम क्या है? एम है टू इनिशिएटिव एंड एक्सेलरेट वाटर कंजर्वेशन एट द ग्रास रूट लेवल थ्रू सिटीजन पार्टिसिपेशन। जो लॉन्च ये किसके अंडर में लॉन्च किया गया? नेशनल वाटर मिशन। नेशनल वाटर मिशन के अंदर में। थीम क्या है इसका? नारी शक्ति से जल शक्ति। और अगर हम बात करें MIRV टेक्नोलॉजी, इसको मैं आगे भी बताऊंगा। इन कॉन्ट्रास्ट टू अ ट्रेडिशनल मिसाइल विच कैरी वन वॉरहेड, MRI कैन कैरी मल्टीपल वॉरहेड। तो कुल मिला के ये है कि ये टेक्नोलॉजी ऐसी है जिसमें हम मल्टीपल वार हेड को ले जा सकते हैं, बट ट्रेडिशन में हम एक को ही ले जा सकते थे। ओके, दे कैन लॉन्च फ्रॉम लैंड और सी फॉर फ्रॉम अ सबमरीन। तो इसको आप लैंड से और सी से कहीं से भी लॉन्च कर सकते हैं। उसके बाद हमारी आ जाती है सेल्फ ड्राइविंग कार की बात करेंगे। तो देखिए ये होती क्या, थोड़ा समझना बात, बाकी तो आप समझे होंगे कि जिसमें खुद चलाना। तो ये अ ह्यूमन पैसेंजर इज नॉट रिक्वायर्ड टू टेक कंट्रोल ऑफ द व्हीकल्स एट एनी टाइम। मतलब कुल मिला के किसी भी समय ह्यूमन की कोई भी नीड नहीं है, नॉर ए ह्यूमन पैसेंजर रिक्वायर्ड टू प्रेजेंट इन द व्हीकल एट ऑल। और ये बात भी याद रखें, अब आप समझे कि सेल्फ ड्राइविंग कार में ऐसा हो सकता है कि ह्यूमन बैठा रहेगा गाड़ी चलाएगी, बट नहीं, न तो इसमें ह्यूमन की कोई जरूरत है। तो क्या होता है यूपीएससी में यही आपसे क्वेश्चन पूछ लिया जाएगा तो आप कंफ्यूज हो जाएंगे। और ये इस तरीके से देखिए आपको कह सकते हो स्कैन करेगी। यहाँ पे देख रहे हैं आप, स्कैन करने के बाद ही आगे बढ़ेगी। ओके, चलिए, फिर हमें मिलता है ये हमारे पास टारजेनी कार्मोशिन, कुछ नाम ही याद रखना, सनसेट येलो एंड द रोडामाइंस भी। ये एक्चुअली में है क्या? ये कलर केमिकल्स हैं जो गोभी मंचूरियन और कैंडी में मिलाए जाते हैं, जो केरला ने अभी डिनाई कर दिया इसको मिलाने से। फिर हमें मिलता है नेशनल कमीशन फॉर द शेड्यूल कास्ट यानी कि NCSC। ये बॉडी कॉन्स्टिट्यूशन बॉडी है, आर्टिकल 338 में आती है। गोल की बात करेंगे तो टू फुली प्रोटेक्ट द राइट ऑफ द शेड्यूल कास्ट। मिनिस्ट्री की बात करेंगे तो मिनिस्ट्री ऑफ सोशल जस्टिस एंड एम्पावरमेंट इसको देख रही है। मेंबर्स में कितने हैं? 5 हैं। एक चेयरपर्सन भी है जिसको अपॉइंट किया जाता है प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया के द्वारा।
टर्म की बात करेंगे, जो टर्म ऑफ ऑफिस फॉर द चेयरपर्सन, ठीक है, जो चेयरपर्सन का जो टर्म होता है, ठीक है, और वाइस चेयरपर्सन का होता है वो 3 साल के लिए होता है, ये थोड़ा सा याद रखेंगे। पावर की बात करते हैं तो द कमीशन हैज द पावर ऑफ द सिविल कोड की भी पावर है इसके पास। इट कैन रेगुलेट इट्स ओन प्रोसीजर, खुद के प्रोसीजर को भी ये रेगुलेट कर सकती है, बोथ यूनियन हो या स्टेट गवर्नमेंट हो। कंसल्ट करती है कमीशन ऑन मेजर पॉलिसी मैटर अफेक्टिंग शेड्यूल्ड कास्ट, ठीक है, ये थोड़ा सा आपको याद रखना है। चलिए अब देखते हैं हम 13 मार्च का क्या इम्पोर्टेंट है हमारे पास, ये है पोबितोरा वाइल्ड लाइफ सेंचुरी। ये कहाँ मिलेगी आपको, ये मिलेगी असम में, जो कि सदर्न बैंक ऑफ ब्रह्मपुत्र इन मोरी गांव में पड़ता है। फाउंड की बात करेंगे तो हाईएस्ट वन हॉर्न राइनो अर्थ पर, यानी कि पृथ्वी पर अगर सबसे ज्यादा वन हॉर्न राइनो मिलते हैं तो वो कहाँ मिलते हैं, पोबितोरा वाइल्ड लाइफ सेंचुरी में। मिशन दिव्य थोड़ा सा हम इसकी लोकेशन भी देख लेते हैं, ये आपकी है पोबितोरा वाइल्ड लाइफ सेंचुरी, याद रखेंगे यहाँ पे आपको वन हॉर्न राइनो सबसे ज्यादा मिलते हैं। चलिए मिशन अ, दिव्यास्त्र की बात करेंगे तो द फ्लाइट टेस्ट कंडक्टेड एज अ पार्ट ऑफ द मिशन दिव्यास्त्र। तो कुल मिला के अगर हम किसी भी फ्लाइट का टेस्ट कर रहे हैं तो वो भी मिशन दिव्यास्त्र के अंतर्गत आता है। रिसेंटली अग्नि 5 को अगर टेस्टेड किया गया वो भी इसी के थ्रू किया गया, जिसको डेवलप किया गया है, मतलब किस तौर पे, मल्टीपल इंडिपेंडेंट टारगेटेड री एंट्री व्हीकल यानी कि MRIV। अभी मैंने आपको बताया था कि जो अग्नि 5 जो सॉरी आपका मिशन दिव्यास्त्र है उसमें आप मल्टीपल वेयर हाउस ले आ सकते हैं और DRD को द्वारा, ठीक है। और अग्नि 5 की बात करेंगे तो ये एयर टू एयर ना होके सरफेस टू सरफेस मिसाइल्स है। चलिए आगे बात करते हैं, फिर हमें मिलती है स्टडी टाइटल ऑफ वुमेन बाय द वुमेन फॉर द नेशन, ये SBI के द्वारा लॉन्च किया गया है। उसके बाद हमें मिलता है कोचरब आश्रम। देखिए साबरमती आश्रम तो आपने पढ़ा होगा, यूपीएससी में क्वेश्चन बन चुका है इसका साबरमती आश्रम का, बट कोचरब आश्रम आपने नहीं पढ़ा, ये भी अहमदाबाद में पड़ता है भाई, ठीक है। इसको स्टेबलाइज किया गया, कोचरम आश्रम को वाज द फर्स्ट आश्रम स्टेबलाइज बाय महात्मा गांधी आफ्टर कमिंग टू इंडिया फ्रॉम द साउथ अफ्रीका इन 1915 में। यानी कोचरम आश्रम को स्टेबलाइज किया गया है, वही जैसे साबरमती की तरह वही आश्रम वो भी था, बट साउथ अफ्रीका से जब वो वापस आए थे तब इसको उन्होंने स्टेबलाइज किया था। चलिए आगे चलते हैं, फिर हमें मिलता है सबरूप लैंड पोर्ट, ये आपको मिलेगा त्रिपुरा में। बॉर्डर की बात करेंगे तो विद इंटरनेशनल, इसको जो है बांग्लादेश, सॉरी ये इसका जो बॉर्डर है सबरूम लैंड पोर्ट का वो बांग्लादेश से टचिंग में है। इट प्ले अ वाइटल रोल इन लिंकिंग इंडिया एंड बांग्लादेश, फैसिलिटिंग क्रॉस बॉर्डर ट्रेड। तो कुल मिला के ये है कि बांग्लादेश और इंडिया क्रॉस बॉर्डर ट्रेड कर सके, इसके लिए सबरूम लैंड पोर्ट जो है वो बनाएगा। तो ये आप देख रहे हैं बांग्लादेश, और ये आपको मिलेगा सब रूम सब डिवीजन, जैसे यहाँ पे देखिए कुछ हॉस्पिटल वगैरह भी बने हुए हैं। ओके, ये थोड़ा सा आप समझ पा रहे होंगे। चलिए आगे देखते हैं, फिर हमें मिलता है अपना सस्टेनेबिलिटी फंड यानी ASF, इसको लॉन्च किया गया स्मॉल इंडस्ट्री डेवलपमेंट बैंक ऑफ इंडिया मतलब SIDBI के द्वारा। अप्रूव किया गया है ग्रीन क्लाइमेट फंड यानी कि GCF के द्वारा। एम क्या है, टू कंट्रीब्यूट करना टू इंडियाज एफर्ट टू एड्रेसिंग क्लाइमेट चेंज एंड प्रमोटिंग सस्टेनेबल सॉल्यूशन। किसका, अवेना सस्टेनेबिलिटी फंड, देखिए उसी नाम से ही क्लियर हो रहा है। फिर हमें मिलता है ग्लोबल सीड वॉल्ट यानी कि JSB, इसको गाइडेड किया गया किसके द्वारा, फूड एंड एग्रीकल्चर ऑर्गेनाइजेशन से यानी कि FAO के द्वारा। इसका एम क्या है ग्लोबल सीड वॉल्ट का, इट इज अ पार्ट ऑफ इंटरनेशनल सिस्टम फॉर कंजर्विंग प्लांट्स एंड जेनेटिक डाइवर्सिटी। ओके, चलिए आगे देखते हैं, फिर हमें मिलती है अग्निपथ स्कीम, इसको थोड़ा सा देख लेते हैं। इसको लॉन्च 2022 में किया गया, मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस इसको देख रही है। एम क्या है, टू ब्रिंग पैराडिज्म चेंज इन द ह्यूमन रिसोर्स मैनेजमेंट ऑफ इंडियन आर्मी। तो इंडियन आर्मी में ह्यूमन रिसोर्स मैनेजमेंट को चेंज करने के लिए इसको लाया गया। अग्निवीर कौन होते हैं, जो 17.5 साल की उम्र से लेके 21 साल तक आर्मी में जॉब करते हैं। यू सिलेक्टेड टू सर्व इन द आर्मी फोर्स फॉर द लगभग 4 साल के लिए। इनका जो सिलेक्शन है रेगुलर कैडर का, द बेस्ट अमॉन्ग अग्निवीर अप टू जो जो इनमें से, जैसे मान के चलिएगा 17.5 साल से लेकर 21 साल तक जो भी 4 साल के लिए अग्निवीर बने, उनमें से जो बेस्ट होंगे 25% उनको, उनका एक बैच बनेगा। वो बैच जो होगा वो आगे जाएगा जो 15 साल तक सर्व करेगा। ये थोड़ा सा आपको याद रखना था। आगे बात करते हैं हम लाइम डिजीज की, तो ये आपको अभी रिपोर्टेड हुई है केरला में। पैथोजेंस की बात करेंगे तो इसमें बैक्टीरिया होता है। इन्फेक्टेड ह्यूमंस बाइट ऑफ डियर टिक के द्वारा। ट्रीटमेंट की बात करते हैं तो यस ट्रीटमेंट है कौन सा, डॉक्सीसाइक्लिन एंड एम एम
एमोक्सिलिन एंटीबायोटिक्स है। रीजनल इफेक्ट जैसे यूएसए, यूरोप, सम पार्ट्स ऑफ द एशिया। कुछ सिम्टम्स देख लेते हैं हम लाइम डिजीज के। जैसे अर्ली साइन में 3 से 30 दिन के अंदर आपको क्या मिलेगा, फीवर आएगा हल्का सा, और चिल्स होंगी, ये दिख रहे हैं आप, है ना, और हेडेक होगा, और उसके बाद आपका फैटिग्यू, और लेटर साइन आपका क्या होगा, जैसे फेशियल पाल्सी होगी, और उसके बाद बहुत सी है डिजिंग सी होगी, और बल आइज होंगी। तो ये सारी चीज आपको मिलेंगी, ये जो इसके काटने के बाद ये आपको फैलता है लाइम डिजीज। ठीक है, चलिए आगे बात करते हैं हम डैरियन गैप। डैरियन गैप जो है नॉर्थन कोलंबिया और सदर्न पनामा के पार्ट को हम बोलते हैं, ये डैरियन गैप है। ठीक है, अभी मैंने आपको बताया जो आपका कहाँ मिलेगा, नॉर्थन कोलंबिया एंड सदर्न पनामा के बीच के पार्ट को बोलते हैं। चलिए आगे देखते हैं फिर हमें मिलता है डिफेंस इनोवेशन एक्सीलरेटर फॉर द नॉर्थ अटलांटिक यानी कि डायना। ये स्टेबलाइज किया गया नाटो के द्वारा। एम क्या है, टू फाइंड एंड एक्सीलरेट Dell use innovation capacity across the alliance. It provide companies with the resource, network and guidance to develop technology. तो डायना जो कि नोटो के द्वारा स्टेबलाइज किया गया, इसका काम ये होता है कि भाई जो भी कंपनी है उनके रिसोर्स या नेटवर्क को अगर गाइडेंस देनी है जिससे वो अपनी टेक्नोलॉजी को डेवलप करवाएं, वो सारा काम करता है ये। ठीक है, आगे देखते हैं फिर हमें मिलता है यूनाइटेड नेशंस इंटर एजेंसी ग्रुप फॉर द चाइल्ड मोर्टेलिटी एस्टिमेशंस यानी कि यूनिजैम जीएमई। इसको लीड किया गया यूनाइटेड नेशंस चिल्ड्रंस फंड यानी कि यूनिसेफ के द्वारा। फॉर्म हुई 2004 में। इसका एम क्या है, टू शेयर डाटा ऑन चाइल्ड मोर्टेलिटी, इम्प्रूव मेथड्स फॉर चिल्ड्रन मोर्टेलिटी एस्टिमेशंस। ओके, वर्ल्ड मॉन्यूमेंट्स फंड्स की बात करते हैं तो हेडक्वार्टर न्यूयॉर्क में है। एम की बात करेंगे, इट इज द लीडिंग इंडिपेंडेंट ऑर्गेनाइजेशंस डिवोटेड टू सेफगार्डिंग द वर्ल्ड मोस्ट टीजर्ड प्लेसेस। तो सीधी सी बात है कि वर्ल्ड के जो भी मोस्ट टीजर्ड प्लेसेस होते हैं उनको सेफ गार्डिंग की बात करता है वर्ल्ड मॉन्यूमेंट्स फंड्स यानी कि WMF। ओके, चलिए अब हम आ जाते हैं आगे, देखते हैं क्या है हमारे पास। ये कंपाइलेशन होता है PIB, द हिंदू, इंडियन एक्सप्रेस और विजन IAS का। 16 मार्च का देखेंगे हम। नेशनल मिशन फॉर द एडिबल ऑयल्स पाम यानी कि NMEOOP। ये स्कीम जो है वो सेंट्रली स्पॉन्सर्ड स्कीम है, न कि सेक्टर्ड है। स्पॉन्सर्ड का मतलब होता है जिसमें गवर्नमेंट की 100% फंडिंग नहीं होती। उसके बाद इसका क्वेश्चन यूपीएससी में आ चुका है। एम की बात करेंगे तो टू प्रमोट ऑयल पाम कल्टीवेशंस एंड रिड्यूस इंपोर्ट बर्डन ऑन एडिबल ऑयल्स। तो कुल मिला के ये है कि हम एडिबल ऑयल्स को ज्यादा इंपोर्ट करते हैं, इसलिए हमें पाम कल्टीवेशंस को प्रमोट करने की जो है ये इनिशिएटिव है। वर्ल्ड की अगर हम बात करें तो वर्ल्ड में 90% आपका वर्ल्ड ऑयल पाम ट्री आर ग्रो इन मलेशिया एंड इंडोनेशिया। ये थोड़ा सा आप याद रखेंगे कि पाम ऑयल ट्री जो है वो मलेशिया और इंडोनेशिया में 90% वर्ल्ड के ग्रो होते हैं। यूज होता है ये आपका फूड प्रोडक्ट में, डिटर्जेंट में, कॉस्मेटिक एंड बायोफ्यूल्स में। इंडिया की बात करेंगे तो आंध्र प्रदेश फर्स्ट पे आता है, उसके बाद तेलंगाना है, फिर केरला है। ओके, क्लियर कट है। चलिए इथेनॉल 100 क्या है भाई, ये इसको देख रही है, इसको लॉन्च किया गया पेट्रोलियम मिनिस्ट्री के द्वारा। ये है क्या, अ क्लीनर एंड ग्रीनर ऑल्टरनेटिव टू गैसोलीन। तो गैसोलीन का ये क्लीनर और ग्रीनर ऑल्टरनेटिव है। ये ब्लेंड है इथेनॉल, इसमें 92 से 94%, मोटर स्पीड इसमें 4 से 5%, और को सॉल्वेंट इसमें 1.5% इसमें इन्वॉल्व होता है। सिग्निफिकेंसेस की बात करेंगे तो इट प्रोड्यूस लोअर एमिशन ऑफ गैस यानी कि ग्रीन हाउस गैस आर रिडक्शंस बाय अराउंड 63% ऑन वेल। ठीक है, चलिए बेनेडियम की बात करेंगे। ये थोड़ा सा मैंने यहाँ पे इतना ही लिख दिया था, ये आपको थोड़ा सा याद रखना है। हो सकता है आपसे क्वेश्चन पूछ ले कि ये लिस्टेड है 30 क्रिटिकल मिनरल्स में। ओके, तो ये आप थोड़ा सा देखेंगे, ये है इथेनॉल 100 फ्यूल जिसको लॉन्च किया गया है ना, किसके द्वारा क्या है वो आप समझ गए होंगे। चलिए फिर हम बात करते हैं साइमल्टेनियस इलेक्शंस। ये क्या है, या फिर वन नेशन वन इलेक्शन, ये है क्या, व्हाट इज इट, मींस होल्डिंग इलेक्शन टू लोकसभा, ऑल स्टेट लेजिस्लेटिव असेंबली एंड अर्बन एंड रूरल लोकल बॉडीज एट द सेम टाइम। तो कुल मिला के ये है साइमल्टेनियस इलेक्शन का मतलब होता है आपका लोकसभा या फिर लेजिस्लेटिव असेंबली या लोकल बॉडीज, है ना, या फिर अर्बन बॉडीज, इन सब के इलेक्शन वन टाइम पे होना जिसे हम साइमल्टेनियस इलेक्शंस कहते हैं। तो इसका सिंबल इस टाइप से कुछ आया था, वो थोड़ा सा आप याद रखेंगे। साइमल्टेनियस इलेक्शंस, वन इलेक्शन वन, वन नाम से क्लियर हो रहा है, बट आप थोड़ा सा यहाँ पे कंफ्यूज हो सकते थे कि साइमल्टेनियस जो है वो मतलब
बारी बारी हो सकता था, बट नहीं, आपको ये जरूर याद रखना है। ओके, चलिए फिर हम देखते हैं ग्लोबल मीथेन ट्रैकर 2024। इसको रिलीज किया गया इंटरनेशनल एनर्जी एजेंसी के द्वारा। ये रिपोर्टेड होता है एनुअली। इट इट ये प्रोवाइड करता है मोस्ट रीसेंट डेटा ऑन द मीथेन इमिशन फ्रॉम एनर्जी सेक्टर। अब हम बात करते हैं यूरेशियन इकोनॉमिक यूनियन या फिर EAEU और EEU। ये है क्या? ये इकोनॉमिक यूनियन ऑफ 5 पोस्ट सोवियत स्टेट में पड़ती हैं, जो कि लोकेटेड हैं इन यूरेशिया में। कौन कौन से मेंबर हैं? जैसे 5 कौन कौन सी हैं? अर्मेनिया है, बेलारूस है, कजाकिस्तान है, किर्गिस्तान है एंड रसिया है। गोल क्या है अगर हम बात करें EEU का? टू प्रमोट द फ्री मूवमेंट ऑफ गुड्स, पर्सन, सर्विस एंड कैपिटल। ओके, अच्छा, चलिए आगे चलते हैं। फिर हम देखते हैं, फिर हमें मिलता है कोणार्क सन टेम्पल, जैसे हम ब्लैक पकौड़ा। ये सारे टॉपिक ना मैं बहुत अच्छे से करा चुका हूँ, पर मैं आपको थोड़ा सा जो भी किसी ने अच्छा से दिया होता है मैं वहां लिख देता हूँ। अदर नेम की बात करते हैं तो जैसे अर्का क्षेत्र है, पद्मा क्षेत्र है, बिल्ड किया गया ईस्टर्न गंगा किंग नरसिम्हा फर्स्ट के द्वारा। आर्किटेक्चर है कलिंगा है, इसका आर्किटेक्चर जो है वो कलिंगा है। डेडिकेटेड है ये सन गॉड को। और मेटेरियल्स यूज, इसमें कौन कौन से मटेरियल मटेरियल यहाँ पे यूज जो हुए हैं, जैसे क्लोराइट है, लेटराइट है, या फिर खोंडलाइट्स है। द मैन जो एंट्रेंस है ऑप्शन टेम्पल का, उसे बोलते हैं हम गसिम्बा। ये थोड़ा सा आप याद रखेंगे। ओके, ये आपका है कोणार्क सन टेम्पल। ठीक है, कलंगा आर्किटेक्चर का। चलिए मॉडल कोड ऑफ कंडक्ट की बात करते हैं। MCC ये है क्या? इट इज अ सेट ऑफ गाइडलाइंस laid down by the election commission to govern conduct of political parties and candidate in run up to elections to ensure free fair elections। तो कुल मिला के ये है मॉडल कोड ऑफ कंडक्ट। ये कहता है कि जो भी पार्टीज हैं या जो भी कैंडिडेट कैंडिडेट हैं, भाई आप जो हैं इंश्योर करिए, मतलब कुल मिला के उनको रन अप करना जिससे कि फ्री एंड फेयर इलेक्शन हो सके। ठीक है, अच्छा, इलेक्शन कमीशन अगर हम पावर की बात करें तो इनमें कौन सा आर्टिकल देता है? आर्टिकल देता है 324। ऑपरेशनल की बात करेंगे, फ्रॉम डेट दैट इलेक्शन शेड्यूल इज अनाउंस टिल डेट दैट रिजल्ट आर अनाउंस। और ये कब तक ऑपरेशनल में रहता है मॉडल कोड ऑफ कंडक्ट? जब से इलेक्शन की डेट शेड्यूल हुई है अनाउंस होने के लिए और जब तक उसका रिजल्ट नहीं आ जाता। इट इज नॉट, ये याद रखना है, ये इनफोर्सेबल नहीं होता है कोर्ट के द्वारा। जैसे कि और भी चीजें हैं, आप मुझे कमेंट बॉक्स में बताएंगे। प्रेम्बल है, फंडामेंटल राइट है या फंडामेंटल ड्यूटी है, विच इज इनफोर्सिबल बाय दी कोर्ट्स, है ना? तो अब देखते हैं हम लेकिन कुछ प्रोविजन हैं जो इनफोर्सिबल हैं। वो कौन कौन से हैं? वो भी जो होंगे वो होंगे आपके RPA, यानी कि रिप्रेजेंटेटिव ऑफ पीपल एक्ट 1951। ओके, चलिए फिर हमें मिलता है सिप्रा रिवर की बात करें तो ये ओरिजिनेटेड होती है विद्या रेंज से, जिसे हम कोकरी बर्डी हिल्स बोलते हैं। ये फ्लो होती है नॉर्थली डायरेक्शंस में और फ्लो अक्रॉस द कहाँ से? मालवा प्लेट्यू टू जॉइन चंबल रिवर। ट्राइब्यूटरी इसमें जैसे कहान एंड गंभीर, ये इट्स ट्राइब्यूटरी ऑफ दिस। सो सिप्रा रिवर थोड़ी सी आपको याद रखनी है, कहाँ है कहाँ नहीं है, इसकी मैंने आपको लोकेशंस बता दी। ठीक है, चलिए बायोमाइनिंग क्या है? इट इज ए इन्वायरमेंटली फ्रेंडली टेक्निक है जो सेपरेट करती है सॉइल को एंड रिसाइकल लाइक द प्लास्टिक, मेटल, पेपर, टेक्सटाइल, जिससे आप कह सकते हो सॉइल से सेपरेट हो जाता है। प्लास्टिक है, मेटल है, पेपर है, टेक्सटाइल है, जिसे हम बायो माइनिंग कहते हैं। ओके, आगे मिलता है हमें फिर रिजर्व बैंक इंटीग्रेटेड ओम्समैन स्कीम, यानी कि RBIOS। ये है क्या? इट प्रोवाइड सिंगल विंडो फॉर रेगुलेशन ऑफ कंप्लेंट्स अगेंस्ट RBI रेगुलेटेड एंटिटी, जैसे बैंक, NBFC, पेमेंट सिस्टम पार्टिसिपेंट एंड क्रेडिट इंफॉर्मेशन कंपनीज। और ये इसने अडॉप्ट कर रखा है क्या? वन नेशन वन ओम्स वन। ठीक है, इसका प्रिंसिपल है। तो ओम्स वन का मतलब होता है बैंक में जैसे आप जाते हैं, कभी कभार कोई कर्मचारी अगर ड्रामा करता है तो आप जाके उनकी शिकायत जो है इस पे कर सकते हैं। चलिए आगे देखते हैं। फिर हम पापी कोंडा नेशनल पार्क जो है वो आपको मिलेगा ईस्टर्न घाट आंध्र प्रदेश में। रिवर यहाँ पे गोदावरी है और यहाँ पे गॉड की एक ब्रीड मिलती है जिसे हम कच्छू मेखा बोलते हैं। ओके, ये थोड़ा सा आपको याद रखना है। पापी कोंडा नेशनल पार्क जो है जहाँ पे आपको एक गॉड की ब्रीड मिलती है और ये पड़ता कहाँ है? ईस्टर्न घाट आंध्र प्रदेश में। आगे देखते हैं फिर हम एयर क्वालिटी रिपोर्ट 2023 जो अभी रिलीज हुई थी स्विस ऑर्गेनाइजेशन IQAir के थ्रू।
इसमें जो एयर क्वालिटी रैंक की बात करें सबसे ज्यादा खराब है बांग्लादेश की, फिर पाकिस्तान की, उसके बाद लास्ट में इंडिया है थर्ड। और भी कंट्री है। मोस्ट वर्ल्ड मोस्ट पॉल्यूटेंट कैपिटल सिटी है वो न्यू दिल्ली है, और वर्ल्ड मोस्ट पॉल्यूटेंट मेट्रोपॉलिटन एरिया जो है वो बेगुसराय है। चलिए, पीटलैंड की बात करेंगे तो ये क्या है, पीटलैंड आर टेरेस्ट्रियल वेटलैंड इकोसिस्टम है विद वाटर लॉग्स कंडीशन विच स्लो डाउन द डेके प्रोसेस विच प्रिवेंट प्लांट मटेरियल फ्रॉम द फुल्ली डीकम्पोजिंग। तो कुल मिला के यह प्लांट को डीकम्पोजिंग से बचाने के लिए हम पीटलैंड का प्रयोग करते हैं। एस्बेस्टस की अगर हम बात करें तो इंडिया में ये बैन नहीं है, बाद बाकी अदर कंट्रियों में ये बैन है, थोड़ा सा ये जरूर याद रखेंगे आप। ठीक है। Asbestos क्या है, is a group of naturally occurring fibers minerals having extraordinary tensile strength, poor heat conductance होता है ये। ठीक है, बट ये इंडिया में बैन नहीं है, अदर कंट्रियों में बैन है। आगे आ जाते हैं, फिर हमें मिलता है वर्ल्ड हैप्पीनेस रिपोर्ट यानी कि WHR। इसको रिलीज किया गया UN सस्टेनेबल डेवलपमेंट सॉल्यूशन नेटवर्क यानी कि इसके द्वारा, और 6 वेरिएबल्स होते हैं जिसके ये जरूर याद रखेंगे, हेल्थी लाइफ एक्सपेक्टेंसी, ये आ चुका है यूपीएससी में क्वेश्चन, GDP पर कैपिटा, सोशल सपोर्ट, लो करप्शन, जेनरसिटी एंड फ्रीडम। और बॉटम पे इसमें अफगानिस्तान है, और अगर हम इसकी फर्स्ट रैंक की बात करें तो फिनलैंड है, डेनमार्क है, आइसलैंड है, और इंडिया की बात करें तो इंडिया की 126 रैंक है। बेस्ड क्या है, इंडिविजुअल ओन असेसमेंट है इसका। ठीक है, तो ये है, ये अभी मैंने आपको बताया था, जैसे आपका फिनलैंड, आइसलैंड, इसराइल, कनाडा, UK, US, सऊदी अरेबिया, जापान, चाइना, रसिया, इंडोनेशिया, नेपाल। तो थोड़ा सा आ जाओ, इंडिया देख लो भाई, ये रहा इंडिया 126। ठीक है, चलिए आगे बात आ जाती है, फिर हमें मिलता है तम्बाकू बोर्ड्स। बॉडी की बात करें तो ये स्टैट्यूटरी है, हेडक्वार्टर इसका गुंटूर आंध्र प्रदेश में है। ये अंडर है तम्बाकू बोर्ड एक्ट 1975। मिनिस्ट्री ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्रीज को देख रही है। डिपार्टमेंट की बात करेंगे तो डिपार्टमेंट ऑफ कॉमर्स। 2021 में क्या हुआ था, इंडिया स्टूड एज अ सेकंड लार्जेस्ट कंट्री एंड अ प्रोडक्शन एंड फोर्थ लार्जेस्ट एक्सपोर्टर ऑफ अनमैन्युफैक्चर्ड तम्बाकू इन द वर्ल्ड। तो कुल मिला के ये है कि सेकंड नंबर पे तो हम प्रोडक्शन के मामले में हैं, बट एक्सपोर्ट के मामले में हम फोर्थ रैंक पे आते हैं एना तम्बाकू। अब हमें मिल जाती है एक्सरसाइज टाइगर ट्रुम्स 24। ये बिटवीन है इंडिया एंड USA के। ओके, चलिए फिर हमें मिलता है ग्रेट इंडियन बस्टर्ड की बात करेंगे तो इसका स्टेटस जो है वो क्रिटिकली इंडेंजर्ड है। ये शेड्यूल फर्स्ट और फोर्थ में है, साइट्स के अपेंडिक्स फर्स्ट में है, और ये इस टाइप का आपको मिलेगा ग्रेट इंडियन बस्टर्ड्स। सो और इसके बारे में थोड़ा सा मैं आप देख लेते हैं क्या है। द इंडियन बस्टर्ड, ये क्रिटिकली इंडेंजर्ड है, स्पीसीज फाउंड इन द सेमी अराइड ग्रासलैंड हैबिटेट इन इंडिया ड्यू टू इंडस्ट्रियलाइजेशंस एंड encroachment its habitat is the being lost and rapid. As a result, the species is on the verge of extinction with only 30 odd birds surviving in India. Out of these, only around 30 individual are found in Kutch. तो ये थोड़ा सा है, ओमनीवोरस बर्ड है ये। अदर वस्टर्ड स्पेसीज फाउंड इन इंडिया जैसे लेसर फ्लोरिकन है, बंगाल फ्लोरिकन है। हैबिटेट जो है इसका कहाँ है, वो राजस्थान में ज्यादा है, उसके बाद गुजरात में है और आंध्र प्रदेश में है। और ये हमने भी पता ही किया था कि हाईएस्ट पॉपुलेशन की राजस्थान में है। चलिए आगे बात करते हैं हम नॉमिनेशन प्रोसेस। नॉमिनेशन प्रोसेस का मतलब समझ रहे होंगे, जब इलेक्शन होता है तो उसमें नॉमिनेशन की प्रक्रिया चलती है कि फलाना सिंह नॉमिनेट हुआ, ये हुआ। ठीक है, तो वही सारी चीजें। डेट ऑफ फिलिंग नॉमिनेशन जो है वो इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया इसको फिक्स करता है, और नॉमिनेशन पेपर जो है वो डिलीवर होते हैं किसको, रिटर्निंग ऑफिसर या फिर असिस्टेंट्स RO को। ओनली एन इलेक्टर इन अ कॉन्स्टिट्यूशन इन विच द कैंडिडेट कंटेस्ट द इलेक्शंस कैन बी प्रपोजेस। तो कुल मिला के वही इलेक्टर्स इसमें कॉन्स्टिट्यूशन में कंटेस्ट करेगा। जैसे कह सकते हो उसका वोटर लिस्ट में नाम होता है, इस तरीके से होता है। रिकॉग्नाइज पॉलिटिकल पार्टी, तो उसके लिए तो 1 पर्सन ही काफी है, बट अनरिकॉग्नाइज पॉलिटिकल पार्टी के लिए 10 प्रपोजर्स होनी चाहिए, नॉट ए पर्सन, इट्स ए प्रपोजर्स। ठीक है। अ कैंडिडेट कैन फिल मैक्सिमम 4 नॉमिनेशन फॉर द कॉन्स्टिट्यूंसी, तो उसके कॉन्स्टिट्यूंसी में वो 4 नॉमिनेशन कर सकता है। नॉमिनेशन पेपर जो है वो होलीडे के दिन नहीं फिल होते हैं, ये थोड़ा सा आपको याद रखना है। चलिए प्रोजेक्ट गैया ये क्या है, इट ए लीवरेज जनरेटिव आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस पर्टिकुलरली लार्ज लैंग्वेज मॉडल्स टू, किसके लिए, टू ये फैसिलिटेट करता है एनालिसिस ऑफ द क्लाइमेट चेंज एंड रिलेटेड रिस्क ऑफ द फाइनेंशियल असेसमेंट। ठीक है। अच्छा अबाउट, अब इक्विनेक्स को थोड़ा सा देखते हैं। ये साल में 2 बार होता है, और इसका प्राइमरी जो केजेस है वो क्या होता है, अर्थ का टिल्ट होना
5 डिग्री सेल्सियस पे, ओ सॉरी नॉट सेल्सियस, डिग्री पे। वर्नल इक्विनॉक्स या फिर स्प्रिंग इक्विनॉक्स की अगर हम बात करेंगे तो मार्क्स द ट्रांजिशन फ्रॉम द विंटर टू स्प्रिंग द नॉर्थ इन हेमिस्फीयर। बर्नल इक्विनॉक्स जो होता है वो मार्च 19 से 21 के बीच में कभी भी हो सकता है। 2024 में ये 20 मार्च को था बर्नल इक्विनॉक्स, ये थोड़ा सा याद रखना है। ऑटोनमल इक्विनॉक्स में ये पड़ता है आपको सितंबर 23 को, ठीक है। दिस मेक द बिगिनिंग ऑफ द ऑटोनम इन द नॉर्दर्न हेमिस्फीयर। सॉलिस्टिक की बात करेंगे तो थोड़े से 2 पॉइंट याद रखने हैं। समर सॉलिस्टिक होता है आपका 21 जून को, और विंटर सॉलिस्टिक होता है आपका दिसंबर 22 को, ठीक। चलिए आगे बात करते हैं हम। फिर हमें मिलता है सदर्न राइट वेल्स या फिर नॉर्दर्न अटलांटिक राइट वेल्स या नॉर्दर्न पैसिफिक राइट वेल्स। तो ये देखिए, ये थोड़ी सी इनकी हमें देखना होता है कि कौन सी किस्म है। तो यहाँ पे हम देखते हैं सदर्न राइट वेल जो है वो आपकी लीस्ट कंसर्न में है, और नॉर्थ अटलांटिक राइट वेल ये आपकी क्रिटिकली इंडेंजर्ड में है, और नॉर्थ पैसिफिक राइट वेल्स ये आपकी इंडेंजर्ड में। ये थोड़े से नाम याद रखेंगे, हो सकता है यूपीएससी में आपको इसी फॉर्मेट में पूछ लिया जाए। ऑल दीज वेल्स फीड, ये जू प्लांकटन को ये फीड करते हैं। ऑपरेशन इंद्रावती का मतलब क्या था? इंडिया ने लॉन्च किया ऑपरेशन इंद्रावती, किसके लिए? एवैक्यूएट करने के लिए जो भी नेशंस हैं फ्रॉम द हैती टू द डोमिनिशियल रिपब्लिक। तो भारतीयों को निकालने के लिए शुरू किया गया था इंद्रावती, जो कि हैती से, ओके, हैती से निकालने के लिए। चलिए फिर हमें मिलता है, सॉरी एक और है IMT ट्राइलेट। तो देखिए आई से थोड़ा सा याद रखेंगे इंडिया, M से मोजाम्बिक, एंड T से आपका हो गया तंजानिया। फिर हमें मिलता है यूनिटिंग फोर कॉन्सेप्ट्स यानी कि UFC मॉडल्स। इसका दूसरा नाम है कॉफी क्लब, वेरी इंपॉर्टेंट। यूनिटिंग फोर कॉन्सेप्ट्स, इसको हम बोलते हैं कॉफी क्लब। क्रिएटेड हुआ 1990 में। ऑब्जेक्टिव क्या है? एक्सपेंड करना है क्या, जो भी नॉन परमानेंट सीट है फॉर द रीजनल इंक्लूसिविटी। अवॉइड करना जो भी न्यू परमानेंट सीट है, एंड लिमिटेड वीटो पावर। इसमें 12 कंट्री हैं, 2 ऑब्जर्वर हैं। P5 कंट्री भी हैं जैसे चाइना, इटली और टर्की एंड पाकिस्तान। चलिए आगे मिलता है फर्स्ट डार्क स्काई रिजर्व जो है वो लद्दाख में खोला जा रहा है। गिग वर्कर कौन होते हैं? गिग वर्कर वो होते हैं, जैसे मान के चलिएगा आप कह सकते हो जोमेटो वाले हैं, वो जैसे पर्टिकुलर एक काम मिलता है, काम करते हैं, जो टास्क पूरा हो जाता है आफ्टर दैट वो चले जाते हैं। तो वो सारी कहानी वही है। दे आर टिपिकली, यहाँ पे थोड़ा सा मैं आपको बता रहा हूँ, दे आर टिपिकली इंडिपेंडेंट कॉन्ट्रैक्टर होते हैं रादर देन द ट्रेडिशनल एम्प्लॉय। ट्रेडिशनल एम्प्लॉय वो होते हैं जो पर्टिकुलर एक ही क्षेत्र में काम करते हैं, बट ये कॉन्ट्रैक्टर बेस पे होते हैं, विच मीन्स दे हैव मोर कंट्रोल ओवर व्हेन वेयर हाउ दे वर्क। कुल मिला के ये है कि कब कहाँ कैसे काम करना है उन सब पर उनकी कंट्रोल होती है, किनकी? गिग वर्कर की। उनमें कोई इंटरफेरेंस नहीं होता। आर्टिकल 23 क्या कहता है? प्रोविजन ऑफ द ट्रैफिक इन ह्यूमन विंग एंड फोर्स लेबर। 23 वाला। 24 वाला क्या कहता है? प्रोविजन करना ऑफ एम्प्लॉयमेंट ऑफ द चिल्ड्रंस इन द फैक्ट्री। तो फैक्ट्री जो चिल्ड्रन, मतलब फैक्ट्री में चिल्ड्रन वर्क करते हैं उनको प्रोहिबिट करने का काम जो करता है वो आर्टिकल 24 है। लेकिन आर्टिकल 23 जो है वो फोर्स लेबर के अगेंस्ट में होता है, ओके। चलिए तो अब देखते हैं हम। अब देखिए थोड़ा सा गिग वर्कर के बारे में बता दूं कौन से होते हैं। लगभग 15 मिलियन है फ्रीलांसर जो वर्कर हैं अक्रॉस द वेरियस सेक्टर में। 90 मिलियन जो हैं, वो सारी कहानी वही है ना। ये सेक्टर आपको याद नहीं रखने, बट समझना था कि ये होते क्या है। चलिए फिर हमें मिलता है नेशनल इंटरनेट एक्सचेंज ऑफ इंडिया यानी कि निक्सी। स्टेबलाइज हुई 2003 में एज अ नॉट फॉर प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन है। बॉडी की बात करेंगे तो स्टैट्यूटरी है। अंडर किसके आती है? कंपनी एक्ट 2013। इसका एम क्या है? टू इंक्रीज इंटरनेट पेनिट्रेशन एंड एडोप्टेशन इन इंडिया बाई मैनेजिंग एंड एनेबलिंग द इंटरनेट इकोसिस्टम फॉर द मासेस। तो कुल मिला के ये है कि इंटरनेट जो पेनिट्रेशन है उसको इंक्रीज करने का काम, या फिर आप कह सकते हैं इकोसिस्टम, इंटरनेट को इस तरीके से डिजाइन करना मासेस के लिए जो उसको इजीली उसको यूज कर लें, इसका काम है निक्सी का। टू इनहांस द यूज ऑफ द, देखिए वही सारी बात है, टू इनहांस द यूज ऑफ इंटरनेट सर्विस प्रोटोकॉल्स विद इन इंडिया। प्रोजेक्ट अनंगनिफ ये जो है इंडिया और स्पेन के बीच चल रहा है, ठीक है। चलिए अब आगे देखते हैं फिर हम लूना स्ट्रक्चर। लून इट इज अ सो देखते हैं स्ट्रक्चर ये क्या है। इट इज अ 1.8 किलोमीटर वाइड क्रैटर है, मतलब गड्ढा है,
which was formed when a massive object primarily made of the iron stung the plants. ठीक है, लूना रीजन वाज वन अमongst द सेवरल सेटलमेंट लिंक टू द एंशिएंट हड़प्पन सिविलाइजेशंस। और ये एक्चुअली में देखिए, मैं आपको थोड़ा सा इसकी दिखाता हूँ। इट्स ए क्रेटर, है ना, जैसे कहते हैं ना, कोई कोई प्लैनेट टकराया तो वहां गड्ढा हो गया, वही सब हम बोलते हैं। अच्छा, ढाला, ढाला जो है वो आपको मध्य प्रदेश में मिलेगा, लूनार आपको महाराष्ट्र में मिलेगा, रामगढ़ जो है राजस्थान में मिलेगा। कुछ इस टाइप के हैं। आर्कोलॉजी सर्वे ऑफ इंडिया की अगर हम बात करेंगे, ASI की, इसका हेडक्वार्टर जो है वो न्यू दिल्ली में है। फाउंडेड हुई 1861 में बाय द अलेक्जेंडर कनिंगम। मिनिस्ट्री की बात करेंगे तो इट इज ए गवर्नमेंट एजेंसी दैट is responsible for archaeological research and the conservation and preservation of the culture historical monuments in the country। ओके, अब उसके बाद हम देखते हैं ये है मस्क वर्जी राइस, ये कश्मीर वैली में मिलता है। चलिए आगे देखते हैं फिर हम। इरिगेशन एज अ सर्विस यानी कि IaaS इम्प्रूव वाटर एफिशिएंसी एंड क्रॉप यील्ड। तो जो IaaS है इसका मतलब होता है वाटर एफिशिएंसी को इम्प्रूव करना, क्रॉप यील्ड को इम्प्रूव करना, बेनिफिशियली फॉर द वाटर इंटेंसिव क्रॉप लाइक दी शुगर केन। पोस्टल बैलेट क्या है भाई, इसको थोड़ा सा देख लेते हैं। पोस्टल बैलेट और वोट by the post allow eligible voter to exercise their franchise when they are unable to cast their vote in a person। तो कुल मिला के ये पोस्टल बैलेट जो पोस्टल बैलेट होता है उसका यूज जब होता है, जैसे आई एम एम्प्लॉय इन अ गवर्नमेंट सेक्टर, सो ठीक है, आई हैव नॉट टाइम्स फॉर द वोटिंग एंड जब इलेक्शन हो रहा है तो मेरी ड्यूटी कहीं ना कहीं लगी होगी, अब मुझे वोट डालना है, तो वोट डालने के लिए पोस्टल बैलेट का मैं यूज करूंगा। क्लियर कट है। सो यहाँ पे देखिए सर्विस वोटर जैसे आर्म फोर्स है, आर्म पुलिस फोर्स है, गवर्नमेंट एम्प्लॉई है, ये सर्विस वोटर्स हैं आपके। और अब्सेंटी वोटर में जैसे सीनियर सिटीजन है, पर्सन विद डिसेबिलिटी है, इलेक्टर्स ऑन इलेक्शन ड्यूटी अंडर द प्रिवेंटिव डिटेंशन के अंतर्गत आता है। पेपर यूज इन पोस्टल बैलेट इज अ डिफरेंट फ्रॉम द वन यूज इन द ईवीएम। जो ईवीएम में पोस्टल बैलेट का यूज होता है उससे डिफरेंट होता है, ये थोड़ा सा आप याद रखेंगे। ठीक है, चलिए आगे देखते हैं। फिर हमें मिलता है ये एक वाइल्ड लाइफ सेंचुरी थोड़ा अलग है, इटरन नगरम, ये तेलंगाना में है, इटरन नगरम। ठीक है, बॉर्डर की बात करेंगे तो MP, महाराष्ट्र, आंध्र प्रदेश। रिवर जैसे यहाँ पे दयम, बग्गू एंड गोदावरी, ये 2 रिवर हैं। चलिए नाउ नेक्स्ट देखते हैं। फिर हमें मिलता है, देखिए ज्यादा इंपोर्टेंट नहीं था, जो इंपोर्टेंट था उसको ही मैंने यहाँ पे नोट करने की कोशिश की है। जिप्स वल्चर जैसे व्हाइट रम वल्चर, इंडियन वल्चर और सिलेंडर विल वल्चर, ये देखिए तीनों एक ही में है। ठीक है, ये IUCN के क्रिटिकली इंडेंजर्ड में है। उसके बाद हमें मिल जाता है, अब थोड़ा सा हम देख लेते हैं और भी कुछ वल्चर होते हैं तो उनको देख लेते हैं, हालांकि मैं करा चुका हूँ आपको। जैसे ओरिएंटेड व्हाइट ब्लैक वल्चर क्रिटिकली इंडेंजर्ड में, स्लेंटर बिल्ड वल्चर क्रिटिकली इंडेंजर्ड में, लॉन्ग बिल्ड वल्चर क्रिटिकली इंडेंजर्ड में। ओके, और फिर हमें मिल जाता है इजिप्शियन वल्चर इंडेंजर्ड में, रेड हेडेड वल्चर क्रिटिकली इंडेंजर्ड में। उसके बाद इंडियन गिफन वल्चर, ये आपका लीस्ट कंसर्न में, हिमालय ग्रिफन्स नियर थ्रेटेड में। ओके, उसके बाद हमें मिलता है सिनोरस वल्चर नियर थ्रेटेड में, एंड वियर्ड वल्चर ये आपका नियर थ्रेटेड में। क्लियर कट है। चलिए आगे देखते हैं। फिर हम स्पेस साइंस एंड टेक्नोलॉजी अवेयरनेस ट्रेनिंग यानी कि स्टार्ट, ये इनिशिएटिव हुई इसरो के द्वारा। एम क्या है, इट इज एन ऑनलाइन इंट्रोडक्टरी लेवल अवेयरनेस प्रोग्राम इन स्पेस साइंस एंड टेक्नोलॉजी, और ये स्पेशली डिजाइन किया गया है अंडर ग्रेजुएट और पोस्ट ग्रेजुएट स्टूडेंट के लिए। ठीक है, जो साइंस और टेक्नोलॉजी में करते हैं, इंटरेस्ट रखते हैं। बर्ड फ्लू या एवियन फ्लू की बात करें तो रेफर टू एज अ infectious viral illness that mainly infect and spread among the poultry and कुछ बर्ड्स में ये फैलता है। H5N1, ये थोड़ा सा आप याद रखेंगे, ये क्या है आपका, फर्स्ट इमर्ज इन यूरोप इन 2020 एंड रैपिडली रीच यूरोप, अफ्रीका एंड एशिया। चलिए फिर हमें मिलता है इंटरनेशनल सीवीड अथॉरिटी, ये इसका हेडक्वार्टर है वो किंगस्टन जमैका में है, स्टेबलाइज हुआ 1994 में। बॉडी की बात करेंगे तो ये ऑटोनोमस इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन है। इसका एम है टू प्रोटेक्ट करना मरीन एनवायरनमेंट को फॉर द हार्मफुल इफेक्ट अराइजिंग फ्रॉम डीप सीवीड रिलेटेड इनिशिएटिव। मेंबर इसमें 169 हैं। उसके बाद हम बात करते हैं नेशनल असेसमेंट एंड एक्रीडेशन काउंसिल यानी कि नाक, ये एक्चुअली में बॉडी ऑटोनोमस है, स्टेबलाइज हुई यूनिवर्सिटी ग्रांट कमीशन यानी कि UGC के द्वारा। पर्पज है टू असेस एंड एक्रेडिट इंस्टीट्यूशंस ऑफ हायर एजुकेशन इन द कंट्री। नाक मैंडेट करता है, जैसे आपका क्या आपका हो गया परफॉर्म्स एवोल्यूशंस है, एक्रीडेशंस एंड क्वालिटी एश्योरेंस है।
नाक ऑपरेट्स होता है किसके द्वारा? जनरल काउंसिल एंड एग्जीक्यूटिव कमेटी। ओके, सो प्लीज इस वीडियो को देखने के बाद आप एक चीज और बता दो, जैसे आप मान के चलिएगा विजन आईएएस का पीटी 365 देख रहे हैं, ठीक है, या आप कुछ भी देख रहे हैं, तो उसके बाद आप इसको एज आ रिवीजन तौर पे देख सकते हैं, और डेफिनेटली आई एम श्योर इसको करने के बाद आपका कोई भी क्वेश्चंस नहीं बचेगा करंट का। और एक बार आप मॉडर्न स्पेक्ट्रम की सीरीज को और देखें, और देखिए सॉरी, किसी कारणवश अभी मैंने वीडियो नहीं डाल पाई है, बट हाँ, आपका स्पेक्ट्रम फिनिश हो जाएगा, बहुत ही जल्दी फिनिश हो जाएगा। 4 पार्ट कंप्लीट हो चुके हैं, उसके 3-4 पार्ट और आने हैं, वो जल्दी फिनिश हो जाएगा। सो ओके, प्लीज वीडियो को लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब जरूर करें। थैंक यू सो मच। आज माना कि हमारे सब्सक्राइबर कम है, व्यूज कम है, बट कंटेंट हमारे पास फिल्टर है। ओके, सो थैंक यू सो मच।